सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप अपने चैनल एनसीईआरटी किंग एडू मंत्रा पे हैं और मैं छोटू आपको आज आपको अभ्यास प्रश्न कराऊंगा और आपका ये अध्याय एक उसका कह सकते हैं भूगोल का है और इसका नाम है संसाधन में विकास। और हम ज़्यादा समय न लगाते हुए और हम शुरुआत करते हैं। और अगर आप बुक का रीडिंग में मैंने पहले करवा चुका हूँ और उसका वीडियो देखने के लिए आप मेरे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पर आप जाकर देख सकते हैं। और हम ज़्यादा टाइम ना करते हुए और हम क्वेश्चन आंसर को शुरुआत करते हैं। देखेंगे पहला माने बहुवैकल्पिक प्रश्न में देखेंगे लौह आयस्क किस प्रकार का संसाधन है। देखेंगे नवीकरणीय, यह तो नवीकरणीय जो होता जो पुनः पूर्ति किया जा सके, तो ऐसा तो है नहीं। और प्रवाह में जो चलता रहे और जो जो क्या जीवित थोड़ी नहीं लौह अयस्क, ये आपका अनवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं आप इसे, जो पुनः पूर्ति ना की जा सके। और देखेंगे आप दूसरा है इसमें ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। देखेंगे पुनः पूर्ति योग, क्योंकि यह पुनः पूर्ति योग माने वही हमेशा पूर्ति होता रहेगा। ज्वारीय ऊर्जा थोड़ी ना एक खत्म हो जाएगा। ज्वारीय समुद्र इतना ज्यादा है और अजय थोड़ी ना ये है कि आजीवित है। और देखेंगे मानवकृत थोड़ी ना इसमें मानव का कोई लगता है। और अचक्रीय अचक्रीय माने कि खत्म खत्म नहीं होता हो सकता, माने खत्म हो सकता है यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और आप कह सकते हैं तीसरा देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। आप देखेंगे गहन खेती पंजाब में नहीं, गहन खेती कहाँ वहाँ आप दे सकते हैं वहाँ अधिक खेती की जाती है और उससे थोड़ी नहीं भूमि निम्नीकरण होता। गहन खेती से और अधिक उपजाऊ भूमि होगा। और देखेंगे अधिक सिंचाई, हाँ आपका अधिक सिंचाई से पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में हो सकता है। आपको बुक में दिया गया था वनोन्मूलन पंजाब में अधिकतर नहीं होता अभी। और अति पशुचरण ये भी नहीं, लेकिन आपका होगा अधिक सिंचाई। इससे अधिक इस बने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पंजाब के साइड में बहुत अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। और आप देखेंगे पंजाब ये आपका स्थल चर अधिकतर स्थल पाया जाता है, समतल भूमि पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में देखेंगे इसमें भी मैदान पाया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और हरियाणा में भी। और उत्तरांचल प्रदेश आप उत्तरांचल में देखेंगे तो वहाँ देखेंगे आप पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर उत्तरांचल प्रदेश में सीढ़ीदार सोपान खेती अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है ताकि पानियों को रोका जा सके, पानी की धाराओं को। और इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में तो पाया ही नहीं जाता। राजस्थान में देखेंगे मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। गुजरात में माने जम्मू कश्मीर में आपका बर्फीली मृदा समझ लिए पाया जाता है। और गुजरात में आप देखेंगे तो अधिकतर नहीं पाया जाता और झारखंड में आपका पाया जाता है। और गुजरात में अधिक जलोढ़ मृदा भी पाया जाता है। और यहाँ चाहे आप देख सकते हैं और हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कम से कम लगभग 30 शब्दों में दीजिए। और पहला प्रश्न आप देखेंगे 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती हैं और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। अब आप देखेंगे उत्तर इसका देखेंगे काली मृदा का रंग काला होता है, इन्हें रेंगर मृदा भी कहते हैं। ये लावाजनक सेलों से बनती हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती हैं, इसीलिए इसे कपास मृदा भी के नाम से जाना जाता है। कपास मृदा इसे क्यों जाना जाता है, क्योंकि कपास की खेती के लिए उचित समझा जाता है। और आप देखेंगे कुछ आपका दूसरा प्रश्न संख्या दूसरा पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं।
इस प्रकार की मृदा के 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे बढ़िया से ख्याल देखिए बोर्ड में आपके। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं और इस मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे पहला देखेंगे आप, यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। और जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है और इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों के और दलहनों फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। और अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र को में गहन कृषि की जाती है। आप गहन कृषि के बारे में अध्याय 4 में पढ़ेंगे। और आपका प्रश्न संख्या तीसरा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? आप देखेंगे मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। देख लीजिए मृदा अपरदन को आपको डिफिनेशन मिल गया। और विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। देखेंगे पहला, पर्वतीय ढालों को समोच्च रेखाओं से समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। समोच्च जुताई, इसे समोच्च जुताई भी कहा जाता है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेती बनाकर अवनालिकाएं अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है, माने कि आप देख सकते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इससे बड़े खेतों में पट्टियों में बांधा जाता है, बड़े खेतों को पट्टियों में बांधा जाता है और फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पौने द्वारा जनित बल को कमजोर कर देती हैं। और अब हम देखेंगे पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनालिकाएं के फैलाव को रोकती हैं। अब हम देखेंगे चौथा, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। मैंने ऊपर आपको बताया था। जैव संसाधन कहलाते हैं जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जात, पशुधन, मत्स्य जीवन आदि। और अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानों और धातुएं अजैव संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में दीजिए। ये आपका 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप या इसे बढ़िया से पढ़िए ताकि आपके बोर्ड में नंबर ना कटे। आप पहला प्रश्न देखेंगे, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें और 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? आप तो चाहेंगे बुक का आप जाकर मैप भी देख सकते हैं, लेकिन हम आपको इसका सिर्फ बता रहे हैं। उत्तर देखेंगे, भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में से 93% भाग के ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। कुल भूमि में 46.6 माने 46.6% भूमि अशुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और देखेंगे 22.25 या 22.5% भूमि वन है और 13.8 माने 30.8% भूमि बंजर और कृषि आयोग भूमि है। 7.7% भूमि परती है और 4.8 या 4.8% भूमि चारागाह है और बगान 4.6 या 4.6% बंजर भूमि है। और
वर्ष 1960 और 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, किंतु यह वृद्धि बहुत मामूली है। राष्ट्रीय वन नीति 1992 के अनुसार 33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या, अधिक औद्योगिकरण आदि के कारण निरंतर वनों के कटाव से वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। अधिक वन पर्यावरण में को संतुलित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि को निम्नीकरण से बचाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी है। क्यों जरूरी है देखेंगे हम। यह लो भैया, आपका तो ये खत्म हो चुका। और जैसा कि आप चाहे ये का आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये परियोजना कार्य हम नहीं कराते हैं। और आपका ये चैप्टर बहुत ही कम समय में खत्म हो गया। और मैं आपसे बता दूं तो मैं अब मैप के लिए आपका लाइव क्लास लूँगा, ताकि जो आपको मृदा के लिए भी मैंने इसमें जो मृदा के बारे में बताया गया, कहाँ मृदा, कौन सा मृदा कहाँ पाया जाता है, उसके लिए मैं लूँगा और आपको मैं टाइम बता दूंगा कि कब। लेकिन आपसे एक ये निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और आप लाइक करना भूल सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। जहाँ मुझसे गलती हुई उसे बताएं, ताकि मैं उसे सुधारने की कोशिश करूं। और इसी के साथ आपको धन्यवाद। और आपका अगले चैप्टर के लिए मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मेरे चैनल पर जाकर आप आराम से पा सकते हैं। और उसके आपके मैं बोर्ड के तैयारी के लिए मैं कुछ दिन के लिए मैं रिवीजन भी करवाऊंगा आपको, और उसको लिए नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आपको मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें। और मैं आपको दोबारा धन्यवाद कहूँगा।